स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एनसीईआरटी के नोट्स, जो कि होंगे क्लास 4th से। और यहाँ पर ये सभी टॉपिक सीटेट निश्चित पूछे जाते हैं, तो वो सारे टॉपिक आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पर हमारा टॉपिक है जैसे असम राज्य से संबंधित कुछ पॉइंट है, और असम राज्य से आपको हमेशा ही कोई ना कोई प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। जैसे बांस और रस्सी के बने पुल जो होते हैं भारत के कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर कह सकते हैं हम कि हमारा जो उत्तर यहाँ पर बन जाता है असम राज्य के अंतर्गत ये सभी बांस और रस्सी से बने हुए पुल पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। असम राज्य के अंदर बारिश जो होती है बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है, इसलिए यहाँ पर बांस रस्सी के पुल जो होते हैं देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर ट्रॉली। तो ट्रॉली क्या होती है, तो देखिए छोटा सा लकड़ी का बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है, और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है और 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक झूला टाइप का है जिसे ट्रॉली नाम दिया गया है। ये कुछ नदियां और इनको पार करने के लिए इसका उपयोग जो होता है वो किया जाता है। आगे बात करते हैं सीमेंट का पुल। तो सीमेंट का पुल जो होता है ये इमारत से संबंधित जो बनावटें होती हैं उनसे संबंधित बातें हैं। जैसे यहाँ पर हमने लकड़ी और रस्सी के पुल देखा, तो इस प्रकार सीमेंट का पुल जो होता है तो ये ईंट लोहे सरिया आदि का बना होता है, ये आप सब जानते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर वल्लम की। वल्लम क्या होती है, तो वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली लकड़ी की बनी नाव होती है, और जो छोटी होती है, और उसी को कहा जाता है वल्लम। चलिए आगे बात करते हैं ऊंट गाड़ी के बारे में। ऊंट गाड़ी जो होती है राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होती है, और जो कि रेत में भी चल सकती है, क्योंकि ऊंट जो होता है रेगिस्तान का जहाज होता है। तो यहाँ पर ऊंट गाड़ी का प्रयोग राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसी के साथ में आती है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जो होती है मैदानी इलाकों गाँव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है, और अब समय के साथ साथ धीरे धीरे ये हमें बहुत ही कम देखने को भी मिलती है। आगे यहाँ पर बात करते हैं जुगाड़। तो जुगाड़ क्या होता है, आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। तो ये एक प्रकार के जुगाड़ है, जिससे पर्यावरण के अंदर पार्ट होता है जहां पर एक व्यक्ति इस प्रकार के जुगाड़ बनाता है, तो ये उसी संबंधित पॉइंट है। चलिए आगे बात करते हैं। घने जंगलों में भी दिन का समय भी अंधेरा होता है, और सन्नाटे में जो पक्षी जानवर आदि होते हैं इनकी सभी की आवाज सुनाई देती है। आगे यहाँ पर आता है बर्फ पर पैर जमाते हुए हमें ध्यान से चलना चाहिए, क्योंकि ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। तो देखिए ताजी बर्फ और जो पहले से जमी बर्फ दोनों में अंतर क्या है कि ताजी बर्फ में पैर धंस सकता है, इसी के साथ में यदि बर्फ जमी हुई तो उस पर पैर फिसल सकता है। तो इस प्रकार से हम यदि ऐसे बर्फीले इलाके में चल रहे हैं तो वहां पर हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं, और ये वहां पर देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। आगे यहाँ पर बात करते हैं पक्षी संबंधित एक फैक्ट है, जैसे कि पक्षियों के कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे से छेद होते हैं, और ये पंखों से ढके रहते हैं, और इन्हीं की मदद से पक्षी जो होते हैं वो सुनते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे कान जो होते हैं बाहर दिखाई देते हैं, इस प्रकार से हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, परंतु 2 छोटे छोटे छेद वहां पर होते हैं। आगे बात करते हैं छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर हमें दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। आगे बात करते हैं जानवरों के जो खाल पर डिजाइन होते हैं या उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं, और जो डिजाइन होती है वहां जानवरों के लिए एक प्रकार का अनुकूलन भी होता है, क्योंकि जिस प्रकार के जलवायु वातावरण में पाए जाते हैं उसी के अनुरूप वहां पर ये चीजें इन पर होती है। आगे बात करते हैं हाथी संबंधित। हाथी संबंधित बहुत से बार प्रश्न जो है बन जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ये हाथी जो होता है, बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते या झाड़ियां जो होता है ये खा सकता है। आगे बात करते हैं हाथी के सोने का समय पूछ लिया जाता है। कभी कभी हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल एक दिन में 2 घंटे या से 4 घंटे के बीच ही ये सोता है। आगे बात करते हैं हाथी जो होता है इसको कीचड़ में और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर भी हवा कर लेता है। 3 महीने का हाथी का वजन जो होता है 200 किलोग्राम के आसपास होता है। तो ये प्रश्न बनता है 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है,
और इसी के साथ में आगे बात करते हैं हाथी के झुंड से संबंधित। तो हाथी का जो झुंड होता है उस झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। इसी के साथ में झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, मतलब वहां पर वरिष्ठता बुजुर्ग हथनी को दी जाती है। और हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे इसमें होते हैं। 14 से 15 साल तक हथनी झुंड में रहते हैं, इसके बाद फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे हाथियों से संबंधित। आगे बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान जोधपुर खेजड़ली गांव से संबंधित, और इसमें खेजड़ी के जो वृक्ष हैं इनसे संबंधित भी 10 प्रश्न आते हैं। तो राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे, और खेजड़ी गांव के जो लोग थे उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक करके ये खड़े हो गए थे, और तभी से ये गांव जो है प्रसिद्ध है और हमेशा इसके बारे में कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर लगभग आज से 300 साल के बाद भी यहाँ पर जो लोग हैं विश्नोई कहलाते हैं और पेड़ और जानवरों की रक्षा ये करते हैं। और रेगिस्तान में होते हुए ये इलाका जो है ये काफी हरा भरा है, और जानवर यहाँ पर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। खेजड़ी जो पेड़ जो होता है ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है और इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये शुष्क जलवायु में बहुत आसानी से पनप सकता है। आगे बात करते हैं इसी खेजड़ी के पेड़ की। तो इसकी जो छाल होती है वो दवा के काम में आती है, और इसकी लकड़ी जो होती है इसमें कीड़ा नहीं लगता है, ये इसकी विशेषता है इस खेजड़ी की। आगे बात करते हैं पेड़ की फलियां सब्जी के रूप में काम आती है, और यहाँ पत्तियां यहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और इस पेड़ की छाया में बच्चे जो होते हैं वो खेलते हैं। आगे बात करते हैं इसी पर्यावरण के अंदर एक पार्ट है जहां पर चमकता सितारा गर्ल स्टार से संबंधित है। तो गर्ल स्टार वहां पर किसको कहा गया है, तो अनिता कुशवाहा है, इन्हें कहा गया है क्योंकि ये चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी जिंदगी बदली है। तो ये जो पार्ट है चमकता सितारा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे नाम है, तो यहाँ पर अनिता कुशवाहा एक नाम है इसके अंतर्गत। चलिए आगे हम बात करते हैं बिहार मुजफ्फर और लोचाहा गांव से संबंधित। तो यहाँ पर इस इलाके में जो होते हैं लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, और लीची के जो फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन करके शहद बनाने का काम भी करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। इसी के साथ में इनका जो सबसे उपयुक्त समय होता है मधुमक्खी पालन के लिए वो होता है अक्टूबर से दिसंबर महीने का, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर महीने में मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी उपयुक्त समय ये माना जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब इसका समय जो होता है कब से कब तक उपयुक्त होता है। आगे बात करते हैं लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, और मधुमक्खी के एक बक्से से लगभग 10 किलो शहद जो होता है ये प्राप्त होता है। आगे यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, तो उसके छत्ते के अंदर जो मक्खियां होती हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे उसमें एक रानी मक्खी होती है जो सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है। इसी के साथ में कुछ और मक्खियां भी होती है। इनमें से कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम को छोड़कर कोई भी काम नहीं करते हैं। तो आगे कुछ मक्खियां जो होती है ना वो श्रमिक मक्खियां कहलाती है। तो छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है और ये दिन भर काम करती है, तो इन्हें श्रमिक मक्खियां कहा जाता है। और शहद के लिए ये फूलों का रस भी ढूंढती है और इकट्ठा भी करती है। आगे बात करते हैं जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच प्रदर्शित करती है, जिससे कि दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो देखिए ये अपने एक दूसरे को सूचना देने का कार्य करती है कि एक मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी किस प्रकार से सूचना करती है। काम करने वाली जो मधुमक्खियां होती है इसे रस से शहद बनाती है और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से मधुमक्खियों से संबंधित जो कुछ पॉइंट है जिसमें कि इन्हें इस प्रकार से हम बांट सकते हैं। आगे बात करते हैं चींटियां, दीमक और ततैया। तो ये भी कुछ ऐसे जीव हैं जो मिलजुल करके एक कॉलोनी में रहा करते हैं। तो यहाँ पर चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का भी काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देगी, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखेगी और काम करने वाली वही चींटियां श्रमिक चींटियों की तरह है भोजन ढूंढ करके बिल तक लाती। आगे यहाँ पर कुछ स्थानों से संबंधित पाठ के हैं और उस पाठ के अंतर्गत आता है
गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तो ये इन दो स्टेशनों के बीच में क्या क्या कितने सुरंगें आती हैं, कितने पुल आते हैं, ये एक पॉइंट है यहाँ पर। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत। मलयालम में माँ की जो बड़ी बहन होती है उसे कहा जाता है वलियम्मा, और माँ की माँ को कहा जाता है अमुम्मा। तो इस प्रकार से मलयालम के अंतर्गत किस प्रकार से किसको हम संबोधन करते हैं, किस प्रकार से हम पुकारते हैं। केरल में पानी के इधर उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आगे कुछ खेलों से संबंधित है, जैसे कबड्डी खेल के अंदर छेड़गुड्डू, हुतुतु, डुडुडू, छू किट किट, कबड्डी आदि तरह की आवाजें जो होती तरह तरह की निकाला करते हैं। मतलब जैसे अलग अलग क्षेत्र है तो अलग अलग क्षेत्र में कोई किस प्रकार से बोलता है, कोई किस प्रकार से बोलता है, तो ऐसी कुछ आवाजों से संबंधित है। कबड्डी खेल के अंतर्गत ये आवाजें निकाली जाती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी संबंधित भी यहाँ पर आता है। और पॉइंट, और कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश में रहने वाली एक वेट लिफ्टर है जो अब तक वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। और भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं, और इनके पिताजी जो हैं ये पुलिस में हवलदार भी हैं। आगे यहाँ पर है उत्तराखंड जो है कि पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। और ये आपने सुना, ये हमेशा प्रश्न आता है कि फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है। चलिए आगे यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, और जहाँ पर त्योहार एवं खुशी के मौकों पर वहां की घर के दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। चलिए, और ये यहाँ पर जो पेंटिंग होती है मधुबनी, ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके बनाए जाते हैं। और इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल के पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल इसमें होता है। इन्हीं चित्रों में कुछ इंसान के होते हैं, कुछ जानवरों के, कुछ पेड़ के, फूल, पंछी, मछलियां आदि तरह के चित्र इसमें बनाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। जैसे कहाँ पर कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, प्रश्न आता है। कहाँ पर केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, तो ये केरल में। तो उत्तर प्रदेश और केरल हैं, जहां पर एक में कचनार है तो एक में केले हैं। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। गुलदावरी, झीनिया से भी रंग बनाए जाते हैं, और रंगों से कपड़ों को भी रंग आ जाता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है कन्नौज, और जो कि इत्र के लिए काफी मशहूर माना जाता है। तो इससे भी हमेशा प्रश्न मिलता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़े से तैयार किए जाते हैं। आगे बात करते हैं डेरा गाजी खान। ये स्थान पाकिस्तान से संबंधित है। इसी में अगला प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि भाई पुराने जो घर होते हैं, कच्चे मकान, वहां पर गोबर मिट्टी से लीपने पर क्या होता है। तो इन्हें मिट्टी और गोबर मिलाकर लीपने से ऐसे मकानों का जो फर्श होता है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। लकड़ी, साथ ही साथ वो चिकने भी होते हैं। तो लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियां जो होती है फ्रेम पर बिछा दी जाती है। ये नीम और जो कीकर की लकड़ी होती है, संबंधित हमेशा ही प्रश्न आता है, क्योंकि इनमें कीड़ा नहीं लगता है। सोहना गांव जो है हरियाणा से संबंधित है, और सोहना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव भी मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका, पानी को उबाल लेना। वेलवनी का गांव जो है कर्नाटक से संबंधित है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है, तो ऐसा नहीं है, जुलाई के महीने में भी प्याज उगाया जा सकता है, पर वो नासिक प्याज होता है। देखिए प्रश्न कभी कभी में से लगता है कि जैसे गलत हो, पर थोड़ा सा एक स्थिति को देखा जाए तो बरसात के समय में भी बहुत सारे लोग जो होते हैं प्याज को उगाते हैं, पर वो नासिक प्याज होता है। और एक जिसे हम गर्मी के टाइम पे भी उगाते हैं, जब जनवरी फरवरी के महीने से हम लगाना शुरू कर देते हैं। सब क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से समय होता है। तो कुछ प्याज उधर लगाया जाता है और कुछ बरसात में भी लगाते हैं, जिसे हम नासिक की वैरायटी कहते हैं। चलिए, तो सिर्फ ऐसे जुलाई के महीने पर ही सीमित ना रखिएगा, ऐसे कि प्याज उगाने का काम जो जुलाई के महीने में होता है, जनवरी दिसंबर के महीने में भी लगाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है।
कर्नाटक में हलकुकुरिगे कहा जाता है। इसी के साथ में कुछ पौधे जो होते हैं बिना बोए खेतों में अपने आप ही हो जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। इसी के साथ में खरपतवारों को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल जो होती है वो कमजोर हो जाती है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाती है। तो निश्चित रूप से अगर प्याज को समय से नहीं खोदेंगे तो जमीन के अंदर ही सड़ने लग जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इलगे कहा जाता है। और यहाँ पर अगला काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है गिजू भाई बधेगा से। गिजू भाई जो थे गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानी, पत्र आदि लिखा करते थे। इसी के बाद यहाँ पर आते हैं कुछ पक्षियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, जैसे कलचिड़ी जो होती है इसे इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। और कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी में बनाती है, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि सब इसमें बिछा दे करके ये अपना घोंसला तैयार करती है। कलचिड़ी की जो चोंच होती है अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े को खाती है। तो इस प्रकार से इनसे संबंधित थे। बात करते हैं कौवे से संबंधित। तो कौवे के घोंसले लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें इसके घोंसले में शामिल होती हैं। और इसी के साथ में कोयल जो होती है अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में दे देती है, ताकि जो कौवा है वो अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। इसी के साथ में कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है, जिन्हें कौवा जो है वो अपने समझ करके सेता है। इसी के साथ में एक और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखिए ये प्रश्न हमेशा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कहाँ पे आती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रश्न नया यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है? तो एक तो ये प्रश्न बनता है कि जहां पर सबसे ऊंचा पेड़ है उस पर घोंसला, और एक है पेड़ की ऊंची सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है। तो देखिए दोनों प्रश्न में अंतर है। सबसे ऊंचे यदि हम पेड़ की बात करते हैं, ठीक है ना, सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है, तो वहां पर आएगा उत्तर हमारा जो चील होती है वो वहां पर घोंसला बनाती है। और यदि हम पेड़ की सबसे ऊंची डाली की बात करते हैं तो उसमें आता है कौवा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोनों को ध्यान जरूर रखिएगा। फाख्ता जो होता है ये कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। आगे बात करते हैं गौरैया जो होती है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी अपना घोंसला बना लेती है। गौरैया जो चिड़िया होती है। और कबूतर जो होते हैं ये पुराने मकान, खंडर आदि में अपना घोंसला जो होता है ये बनाते हैं। इसी के साथ में बसंत गौरी जो है ये गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहती है और पेड़ों के तने में गहरा छेद बना करके अपने अंडे उसमें रखती है। दर्जन चिड़िया जो होती है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली में अंडे देने के लिए तैयार करती है। आगे बात करते हैं शकरखोरा की। तो शकरखोरा ये किसी छोटे पेड़ की झाड़ी या लटकती डाली पर अपना घोंसला जो होता है बना लेती है। शकरखोरा जो होता है ये अपना घोंसला बाल, बारीक पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले, कपड़ों के चिथड़े आदि से ये बनाता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं नर वीवर पक्षी जो होते हैं ये अपने अपने घोंसले बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मादा वीवर जो पक्षी होता है वो नर वीवर के बनाए हुए घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। चलिए पक्षी जो होते हैं केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ करके उड़ जाया करते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने घोंसलों का उपयोग करते हैं। घोंसला छोड़ करके पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़ है, जमीन है और पानी में। इस प्रकार से जैसे जो पक्षी जहां पर रहते हैं वहां पर। गाय की हम बात करते हैं। गाय के आगे दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। इसी के साथ में बिल्ली के दांत जो है नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने का कार्य भी करते हैं। सांप के दांत जो होते हैं ये भी नुकीले होते हैं और वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं, क्योंकि ये जैसे चूहे वगैरह ऐसे जो कीट होते हैं या कोई भी ऐसा छोटा जानवर जिसको निगल सकते तो उन्हें निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत की बात करते हैं। इससे हमेशा प्रश्न आता है गिलहरी और चूहे के दांत से। ये हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण ही हमेशा घिसते रहते हैं, नहीं तो वो बड़े हो जाते हैं।
इसी के साथ में पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं, दस्त या उल्टी में शरीर का सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। और गाजर घास की जो जड़ें होती है बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोद करके निकल जाता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा उस जमीन के अंदर फैला होता है। तो ये गाजर घास की बात यहाँ पर की जा रही है। बरगद के पेड़ की लटकने उसकी जड़ें होती है और वो टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। तो ये अवस्तंभ शाखाएं होती हैं जो बरगद के तने से निकलती है और नीचे लटकती हुई जमीन में चली जाती है और एक स्तंभ के रूप में वो खड़ी रहती हैं। तो बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देने का कार्य करती है। इसी के साथ में काफी अगला पॉइंट है, यहाँ पर आप कोई भी हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले आपने ही उसको लगाया हो, क्योंकि पेड़ काटने के खिलाफ कानून है और इसके लिए आपको सरकारी दफ्तर से लिखित में जो अनुमति होती है वो लेनी पड़ती है। ठीक है ना, तो ये नकल निकली लिखा है, तो ये अनुमति समझ लीजिएगा उसको। आगे बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के पेड़ से। इस समय सब प्रश्न आता है, रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ होता है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई जो होती है 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां जो होती है इसकी बहुत ही कम होती है। इस रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है और जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए वो तब तक आगे बढ़ती रहती है। और इस पेड़ की विशेषता होती है कि इसके तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके निकाल लिया करते हैं। तो इस प्रकार से रेगिस्तानी जो है काफी महत्वपूर्ण है। बिहू का त्योहार, यह असम में चावल की नई फसल काटने के बाद में मनाया जाने वाला त्योहार है। इसी के साथ में भेला घर जो है असम में घास और बांस से बना हुआ घर जो होता है उसे भेला घर के नाम से जाना जाता है। उरुका, बिहू से पिछले दिन की जो शाम होती है उसे उरुका कहा जाता है। बोरा व चेवा चावल दो प्रकार के होते हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं और इसे असम में खाया जाता है। इसी के साथ में चेवा चावल, तो ये ताव कढ़ाई में को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे और केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ में कुछ व्यंजन जैसे असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। अब पीठा होता क्या है, तो बना हुआ केक है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज्यादातर खाया जाता है। बिहू जो त्योहार होता है इसमें औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है, लड़कियां रंग बिरंगी मेखलाएं चादर पहनती है और भात सुक्तो, चावल और रसे वाली जो सब्जी होती है उसे भात सुक्तो के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश का एक जिला है और इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं। मलयालम में चिटप्पन पिता का छोटा भाई जो होता है और कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की जो पत्नी होती है। केरल में मसालों का बगीचा है। मसाले जो है केरल से संबंधित होते हैं। धन्ना मंडी गांव जो राजौरी जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट जो है ये परेड से संबंधित, सेना की जो टुकड़ी है उससे संबंधित है कि जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ी चलती है और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आबाले कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो भी टॉपिक थे हमने कवर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।